Good morning, everyone. I hope I am audible and visible to all of you. Good morning, Srishti. Very good morning. Good morning, Srishti. Very good morning. Okay, so let's start today's session. So good morning, everyone. Welcome back to our channel, Rostrum Legal. So today we are here on 14th of October 2024 in the class of Legal News Analysis. And today we are going to analyze the judgment of Supreme Court and different high courts. Okay, so let's start with the point number first. The UP government authorities should ensure that the specialist the medical specialist tasked with determining the age of victims in the case under the POCSO Act are properly trained. So there is a judgment given by the Allahabad High Court in which the Allahabad High Court clarified that the government official should ensure that the person who are basically dealing with the ascertaining the age of victim. ठीक है ना? So for if any person want to invoke the provisions of POCSO Act, which is the Protection of Children from Sexual Offences Act, which basically deals with the person below the age of 18 years. So for that, you need to ascertain that whether that victim falls under the category of minor or not. If anything happened, if any sexual act happened with a minor, should fall under the category of POCSO. But being an authority, you need to ascertain कि भाई वो बंदा माइनर है भी या नहीं है. अगर वो बंदा माइनर नहीं है, then how can that person falls under the category of POCSO? क्लियर हो रहा है? तो भाई सबसे पहले तो हमें यही डिसाइड करना होता है. बीइंग एन एडवोकेट, आपको क्या करना होता है? जब भी कोई केस आपके पास आता है तो आपको ये डिसाइड करना होता है whether that case is civil or of criminal. ठीक है ना? सिविल नेचर का है, क्रिमिनल नेचर का है, किस नेचर का है? सिविल हो गया. अब सिविल में ये कॉन्ट्रैक्ट है, टीपीए है, ये ट्रस्ट है, ये टॉर्ट है, ये क्या है? बात समझ आ रही है? तो हमें कैटेगरीज जो है ना वो डिवाइड करनी है. सेम चीज यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोली है कि भाई जब भी कोई चीज पॉक्सो के अंदर फॉल कर रही है तो पॉक्सो के कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं कि साहब कोई भी चीजें अगर एक माइनर के साथ हो, मतलब अगर एक मेजर के साथ होगी देन इट शुड बी कवर्ड अंडर द आईपीसी और द अदर स्पेशल एक्ट. अगर कोई चीज माइनर के साथ हो रही है, इट डजंट मैटर वेदर दैट पर्सन इज मेल और फीमेल, अगर माइनर है देन पॉक्सो शुड बी. क्लियर है? तो यही चीज यहां पर बोली है, क्योंकि यहां पर गलतियां ये बराबर हो रही हैं कि प्रोसिक्यूशन ये बोल रहा है कि दैट द विक्टिम इज माइनर, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस डिफेंस कंटेंडेड दैट कि सर द विक्टिम वाज नॉट माइनर एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट. क्लियर हो रहा है? अब हुआ क्या था देखेंगे इस केस में, क्यों ये बात बोली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने. इन द केस धर्मेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 3 others, a bail application was filed before the high court by the accused. क्लियर? एक बेल एप्लीकेशन फाइल किया जाता है बिफोर द हाई कोर्ट. अक्यूज ने फाइल किया. ठीक है? द मैन हैड बीन अक्यूज ऑफ रेपिंग a 15 years old girl. अब यहां पर इनका बोलना यह था कि भाई 15 साल की लड़की के साथ क्या किया गया था? यहां पर रेप कमिट किया गया था. रेप मतलब कि भाई यहां पर जो है नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स था. बात समझ आ रही है? अब ये चीज हमें कहीं ना कहीं समझनी पड़ेगी कि एज पर द मुस्लिम पर्सनल लॉज, अगर आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 15 years a female can marry to a male. बात समझ आ रही है कि भैया मुस्लिम पर्सनल लॉज के हिसाब से 15 साल की लड़की जो है वो शादी कर सकती है. ये उनके पर्सनल लॉज है. अब the accused however maintained that the girl was older than 15 years and that her parents had incorrectly recorded her age in her school records. तो यहां पर जो डिफेंस है that clearly said that कि साहब लड़की की एज जो है वो 15 साल से ऊपर हो चुकी है at the time of incident. ठीक है ना? तो गर्ल was older than 15 years, तो 15 साल से ऊपर थी उसकी एज. और यहां पर जो घर वाले हैं वो यहां पर गलत लिखा हुए हैं स्कूल रिकॉर्ड्स में कि उस लड़की की एज केवल 15 साल है. बात समझ आ रही है? अब the High Court noted that there were material contradictions in the aspect of victim's age. अब यहां पर हाई कोर्ट ने ये चीज नोटिस करी कि there were material contradictions. there were materials on both the sides जो क्लियर कर रहे हैं कि नहीं साहब इसकी एज 15 साल से कम भी है और 15 साल से ज्यादा भी है. क्लियर है? So while the accused man claimed that she was an adult, her school records showed her to be 13 years old and a medical report said that she was 13 years old. ठीक है ना? अब इन्होंने बोला कि स्कूल रिकॉर्ड 15 साल दिखा रहे हैं, मेडिकल रिकॉर्ड 13 साल दिखा रहे हैं. तो ये जो चीजें हैं, ठीक है,
ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे हैं कि भाई एज में जो वेरिएशन आ रहा है दैट इज नॉट जस्टिफाइड। क्लियर है? तो हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट इन सेवरल पॉक्सो केसेस द मेडिकल रिपोर्ट मैकेनिकली रिकॉर्ड्स द एज ऑफ विक्टिम विदाउट गिविंग एनी रीजन टू सपोर्ट इट्स फाइंडिंग। अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने बोला कि साहब वेदर नहीं बोले साहब इफ एनी सच टाइप ऑफ केस before the medical authority, ठीक है ना, it's their prime responsibility to ascertain in a very serious manner the age of that victim, ठीक है ना, क्योंकि उस पर ही पूरा केस टिका हुआ है। लड़की जो है, लड़का या लड़की अगर वो विक्टिम माइनर है तो ही पॉक्सो इन्वोक होगा, अदरवाइज पॉक्सो इन्वोक नहीं होगा, क्योंकि पॉक्सो एक स्पेशल लेजिस्लेशन है, तो इसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी बहुत ज्यादा हार्श है एज कंपेयर टू कॉमन लॉ। क्लियर है? So, such mechanical reports violate the requirement of Section 27, which clearly said that medical examination of a minor victim of sexual assault of POCSO Act, read with Section 164A, medical examination of victim of CRPC. तो उन्होंने क्या बोला कि साहब अगर आप प्रॉपर रीजन नहीं देते हो, ठीक है ना, अंडर मेडिकल रिपोर्ट you need to complete the reason along with the date you decide, ठीक है ना, कि भाई आप इस डेट पर पहुंचे कैसे, इस ईयर पर कैसे पहुंचे, कि भाई इस लड़की की एज 13 साल है, क्या मिला है आपको ऐसा मेडिकल रिपोर्ट में, आपकी रीजनिंग क्या है। बात समझ आ रही है? जैसे मानकर चलिए कि मैं अपना ब्लड टेस्ट कराने गया और डॉक्टर ने बोल दिया ना आपके ब्लड में ना शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो भाई आपके पास एक रिपोर्ट आएगी प्रॉपर, उसमें जो है डायरेक्ट शुगर लेवल नहीं लिखा होता, उसमें चीजें जो होती है ना वो बढ़ी हुई होती है। समझ आ रही है? तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं साहब आपकी तो ना सीधे सीधे डायबिटीज बढ़ी हुई है, ठीक है ना। तो चीजें होती हैं, जैसे ब्लड में भाई आपके प्लेटलेट्स काउंट क्या है, आरबीसी के रेड ब्लड सेल्स क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है, तो भाई आपको इससे पता, आप कैलकुलेट करते हो कि हाँ साहब इस बंदे की डायबिटीज जो है ना वो बढ़ी हुई है, हीमोग्लोबिन क्या है। तो यही चीजें इन्होंने बोली कि साहब जब भी आप किसी की एज आप जो डिक्लेयर करो कि नहीं साहब हमारे मेडिकल रिकॉर्ड के हिसाब से ये होनी चाहिए, देन इट शुड बी कंप्लीट विद द रीजंस, ठीक है। तो फर्दर द हाई कोर्ट सेड दैट इन द इंस्टेंट केस, बोले अब इस केस को देखें, the age column has been simply filled and the reason for the conclusion regarding the age is absent। बोले साहब यहां पर ये तो लिखा हुआ है कि इसकी एज होनी क्या चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन रीजन फॉर द कंक्लूजन इज नॉट रिटन, ठीक है ना। व्हाई दिस पर्टिकुलर कॉलम इज वैकेंट, ठीक है ना, इसमें आपने रीजनिंग क्यों नहीं डाली। सो द रिपोर्ट इज इनवैलिड। बोले साहब विदाउट गिविंग द प्रॉपर रीजन वी कैन नॉट रिलाई ऑन योर रिपोर्ट। क्लियर हो रहा है? सो रीजंस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेडिकल पैरामीटर्स or scientific criteria adopted to determine the age of victim are the mandatory prerequisites, ठीक है ना, of a valid medical report। तो इन्होंने क्या बोला कि साहब आपको रीजन तो देना ही पड़ेगा, ठीक है ना, विदाउट गिविंग एनी रीजन यू कैन नॉट फॉरवर्ड एनी रिपोर्ट एंड इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ प्रूफ। Clear? So the court is noticing that in a number of cases the medical report mechanically record the age of the victim। तो बोले साहब we have n number of cases where we literally observe that there is no reason given by the medical authority at all, they just write the number in the column, ठीक है ना, किसकी एज क्या होनी चाहिए, without giving reason how can we rely on your report, ठीक है। Then finally the Allahabad High Court directed that the principal secretary medical health and family welfare Uttar Pradesh and Director General of Medical and Health Uttar Pradesh shall ensure that the medical specialists who determine the age of the victim medical reports under the POCSO Act are properly trained and said reports are drawn up after giving reasons for the conclusion consistent with the mandate of Section 27 and 164 of the CRPC। तो यहाँ पे इन्होंने यही चीजें बोली कि साहब ये डायरेक्शन इशू किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि when any authority deals with the ascertaining the age of the victim, then definitely they have to accompany the report with the reasons। Clear हो रहा है? This is the point number first। I hope this point is clear। चलिए आगे बढ़ेंगे। In the point number second, we are having a very common incident, ठीक है ना, कि भाई आप जो है बाइक पर जा रहे हो and you are using your headphones and while hearing the music you are just grooving your head here and there, ठीक है ना। तो क्या इससे डिस्ट्रैक्शन आ सकता है सामने वाले को? मानकर चलो कि भाई मैं बाइक चला रहा हूँ और मैं हेडफोन लगाया हूँ, मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ और सामने जो है सृष्टि जा रही थी और सृष्टि जो है डिस्ट्रैक्ट हो गए, और मानकर चलो कि वो डिस्ट्रैक्शन से ना उसका जो हैंडल वो जो है होता क्या है कि डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, ठीक है ना। तो क्या ऐसी सिचुएशन में वेदर द सृष्टि इज हैविंग द एनी राइट टू फाइल केस अगेंस्ट मी? इस केस में यही हुआ था। क्या बोला है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, देखिए। Simply grooving his head while listening to loud music does not constitute an attempt to interact with the victim complaint, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा था या मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था। कई बार ऐसा होता है, ठीक है ना, कई बार हम जो है
अपने में ही लगे होते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं साहब जो है ना अगला बंदा आपसे बात करना चाह रहा है चलती बाइक में या गाड़ी में, ठीक है ना, यही हुआ था इस केस में। देखते हैं इन द केस राकेश माताशरण शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। A revision application was filed before the High Court by the accused. The accused ने एक revision application file किया था, clear हो रहा है? The accused Rakesh Matasharan Shukla was booked for stalking after he was being shaking his neck, grooving his neck to the music while riding his two-wheeler. So basically, he was charged under section 354D. ठीक है ना? Stalking, DSC है. Please let me know in the comment section. Good morning, Deep. Very good morning. So अब तो खैर आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता आ गया है, ठीक है ना। सो यहां पर इनके ऊपर चार्जेस थे स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी को फॉलो कर रहे हो विदाउट द परमिशन ऑफ दैट पर्सन। इफ यू आर फॉलोइंग एंड मेक दैट पर्सन अनकंफर्टेबल देन यू शुड बी चार्ज अंडर द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग। आप किसी को पीछा करते हो, फॉलो कर रहे हो और वो बंदा अनकंफर्टेबल हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो यहां पर इनके ऊपर स्टॉकिंग के चार्जेस थे कि आप उनको घूर रहे थे, आप उनको देख रहे थे, आप उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे बिना उनकी परमिशन के। दैट शुड बी considered as stalking. So the complainant had alleged that he was pursuing her and his gestures at her led to her losing the control of her two-wheeler. तो उन्होंने बोला साहब वो जिस तरीके से देख रहे थे मैं अनकंफर्टेबल हो रही थी और इसी वजह से मेरा कंट्रोल लूज हो गया स्कूटी की वजह से और मुझे जो है चोट लगी, इसलिए मैं इनके ऊपर स्टॉकिंग के चार्जेस डालना चाहती हूँ। A taxi driver corroborated her account, testifying that he witnessed Shukla waving dangerously close to the complainant's lane. तो यहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर ने भी इनके स्टेटमेंट को सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि नहीं सर, दैट लेडी इज क्लियरली व्हाटएवर दिस लेडी इज स्टेटिंग इज ट्रू। मैंने भी देखा था ये ऐसा ही कर रहे थे जब इनकी लेन में खड़े हुए थे ये, ठीक है ना। तो ये सर अपना बुरी तरीके से इस तरीके से वेव कर रहे थे, क्लियर हो रहा है। सो as a result, Shukla was convicted by the trial court under section 279, which is rash and negligent driving, section 354D, which is stalking, and section 337, causing hurt by an act endangering life of the IPC. तो इनके ऊपर जो है किसके rash and negligent driving जो कि लगेगा, stalking के charges लगे और causing hurt by an endangering life, ठीक है ना। अब ये charges इनके ऊपर लगे। अब ये पूरा जो केस है, the point we are reading is totally depend on the condition कि whether the stalking is applicable in this case or not. Whether under these conditions stalking can be invoked by the authorities, by the police or not. Let's see. The accused counsel argued that, sir, there were inconsistencies in the complainant's testimony as well as a 3-day delay in filing the FIR, which was attributed to a family wedding. ठीक है ना। तो इनका बोलना ये है कि साहब यहां पर 3 दिन का इन्होंने क्या बोला है कि डिले डाल रखा है। accused का बोलना ये था, ठीक है ना, कि साहब इन्होंने बोल रखा है अरे घर में शादी थी इसलिए हम एफआईआर नहीं कर पाए और ये है वो है उनकी जो एंड द टेस्टिमनी गिवन बाय द कंप्लेनेंट इज नॉट कंसिस्टेंट, इट्स शेकी, क्लियर हो रहा है। सो व्हाइल द ओपोनेंट कंटेंडेड दैट द मेडिकल एविडेंस कंफर्म द कंप्लेनेंट्स इंजरीज एंड इंसिस्टेड दैट द डिले इन एफआईआर शुड नॉट डिस्क्रेडिट हर अकाउंट। उन्होंने बोला कि साहब वी हैव मेडिकल रिपोर्ट्स, उसमें लिखा हुआ है कि इनको क्या इंजरी हुई है। भाई देखो अगर आप स्कूटी चलाते चलाते गिर जाते हो इसमें किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बात समझ में आ रही है? वो मुझे घूर रहा था, मैं गिर गई स्कूटी से, आप ये कैसे किसी के ऊपर लायबिलिटी डाल सकते हो? बात समझ आ रही है? समझ रहे हो ना। तो इनका बोलना ये था कि साहब हाउ कैन यू एक्सप्लेन द 3-day एफआईआर, आपने जो एफआईआर डिले करी उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है ना। ये अक्यूज ने बोला। अपोनेंट ने ये चीज बोली कि नहीं सर वी हैव मेडिकल एविडेंसेस कि इनको जो एक्सीडेंट में चोटें लगी हैं और जो डिले है एफआईआर में वो इनकी अकाउंट को डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब हाईकोर्ट ने क्या बोला? द हाईकोर्ट सेड दैट राइडिंग अ टू-व्हीलर विद लाउड म्यूजिक एंड हेडफोन्स ऑन ईयर्स would also qualify as a rash act on the part of applicant while riding a two-wheeler, ठीक है ना। बोले साहब अगर आप टू व्हीलर चलाते समय कान में हेडफोन लगाकर गाने सुन रहे हो, इससे होता क्या है कि आपका डिस्ट्रैक्शन आता है और आप जो है दूसरे बगल बगल वालों पर ध्यान नहीं दे पाते। ध्यान इन द सेंस कि भाई अगर आपको कोई ओवरटेक कर रहा है, आप अपनी धुन में चला रहे हो, आपको नहीं फर्क पड़ रहा है रोड पर आप कैसे चल रहे हो, तो आपका ये जो एक्ट है इट शुड बी कंसीडर्ड एज रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, ठीक है ना। यू आर शोइंग योर इररिस्पांसिबल बिहेवियर टुवर्ड्स द सोसाइटी, ठीक है ना। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, so it is an offense under the Motor Vehicle Act. So and constant wavering and interjecting the two wheelers alongside leading to causing an accident is what has happened in the present case. बोले साहब यहाँ पर हो क्या रहा था, the situation is different. यहाँ पर आप बराबर सर हिला रहे थे जिससे कि जो और आसपास के लोग जो जा रहे थे टू व्हीलर्स पर जो थे वो डिस्ट्रैक्ट हुआ और उनका एक्सीडेंट हुआ। ये पूरा मैटर क्लियर है। So the High Court added that simply grooving his head while listening to loud music does not constitute an attempt to interact with the victim complainant,
we can understand that the situation falls under the category of rash and negligent driving. It should be considered as the act which basically affect other person, but it should not be considered as stalking. आप अगर कोई अपना सर हिला रहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है. बात समझ में आ रही है? तो हाई कोर्ट इज वेरी मच क्लियर दैट how can we impose stalking, the charges of stalking in this particular matter. ठीक है ना? How can we invoke? So the Bombay High Court before that and therefore does not meet the legal definition of stalking. तो उन्होंने बोला कि साहब इसमें कोई इंटरेक्शन की बात नहीं हो रही, और जब इंटरेक्शन की बात नहीं हो रही तो स्टॉकिंग यहाँ पर इन्वोक नहीं किया जा सकता. क्लियर है? So Bombay High Court, while partly allowing the plea, said that prosecution had adequately proven its case and that the evidence had been properly evaluated by the lower courts. Consequently, the stalking charge under section 354D was quashed, while the charges of rash and negligent driving under section 279 and 337 of the IPC are upheld. इन्होंने बोला कि we cannot allow the charges of stalking under these situations. Clear हो रहा है? So that's the only reason why we are setting aside the charges of stalking under section 354D, but upheld the charges of rash and negligent driving. So this is the case is all about. I hope this point is clear. Meanwhile, video अच्छा लगे तो like जरूर करिएगा. चलिए आगे बढ़ेंगे. In the point number 3, we are having Kerala High Court's judgment, in which the Kerala High Court said that an accused person seeking anticipatory bail should disclose in his petition whether he is in abroad or in India. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि when any person is filing anticipatory bail, अग्रिम जमानत और प्री अरेस्ट बेल, ठीक है ना, तो उनको बताना पड़ेगा कि भाई वो बंदा कहां है, इंडिया में है या फिर बाहर है. बात समझ आ रही है कि भैया आप इंडिया में रहकर एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो या बाहर रहकर. होता क्या है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लोग क्या करते हैं कि अगर एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन उनकी अलाउ जाती तभी वो इंडिया में आएंगे, अदरवाइज वो बाहर ही रहेंगे, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हुई, आप बाहर जा नहीं पाओगे, आप फंस जाओगे इंडिया में. तो लोग करते क्या है कि साहब मालिक तो ऑलरेडी बाहर है, अगर एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन उनकी अलाउ हुई तो वो आएंगे इंडिया, अदरवाइज नहीं. That's the only reason why Kerala High Court clarified that in case of any anticipatory bail application, the court need to like ascertain whether that person, the applicant, is in India or in foreign country. Clear है? अब इस केस को जब डिटेल में समझेंगे कि हो क्या रहा है. In the case suo motu versus State of Kerala. So this is the suo motu cognizance taken by the Kerala High Court in this particular matter. खुद से स्वतः संज्ञान यहाँ पर जो है लिया गया था. ठीक है. A suo motu case was initiated by High Court to decide whether or not an accused person is abroad could significantly impact the decision of a court. So there is an issue raised before the High Court कि भाई अगर कोई भी बंदा, the applicant of anticipatory bail, whether that person is in India or outside the country, whether that situation affect the anticipatory bail application, कैसे कोई फर्क पड़ेगा, ये issue raised हुआ before the Kerala High Court. अब Kerala High Court ने क्या बोला? A matter referred to a division bench after a single judge noted that applicants were deliberately suppressing the fact that they were abroad while filing anticipatory bail application. तो single judge bench जो है ना वो basically deal कर रहे थे इस type की situation से, जहां पर anticipatory bail application जब file किया गया, that at that time the applicants were outside the country. ठीक है ना? तो बोले so whether that situation affects the whole case. ठीक है ना? तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? तो ये फिर ये जब मैटर इशू निकल कर आया कि साहब सिंगल जज बेंच के सामने, तो सिंगल जज बेंच ट्रांसफर द मैटर टू द डिवीजन बेंच कि साहब आप इसको, जो बड़ी बेंच है वो इस मैटर को जो है देखिए. ठीक है. तो इन्होंने बोला कि क्या जानबूझकर अगर पार्टी छुपा रही है तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, देखते हैं. द डिवीजन बेंच ऑब्जर्व दैट इफ एन एप्लीकेंट इज अब्रॉड, ठीक है ना, it may hinder law enforcement ability to apprehend them, especially if bail is denied. तो इन्होंने बोला कि साहब if you are applying for the anticipatory bail and it was rejected by the court, मानकर चलो वो हो गई, रिजेक्ट हो गई, then in that case the authority is going to apprehend you. Clear ना? But if you are not in the country, if you are not in India, then how can the authorities आपको जो है पकड़ पाएंगे? So आपने anticipatory bail विदेश में रहकर फाइल इसलिए किया. बात समझ आ रही है कि जिससे कि अगर रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आपको कोई पकड़ ना सके. क्लियर है? सो द हाई कोर्ट रेफर्ड द जजमेंट ऑफ अनु मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इन व्हिच द केरला हाई कोर्ट हैड हेल्ड दैट एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल्ड बाय पर्सन अब्रॉड कैन बी एंटरटेन्ड बाय द कोर्ट्स. इस जजमेंट को रेफर किया कि ये भी स्टेट केरला हाई कोर्ट का एक मैटर था, केस था. तो इसको रेफर करते हुए डिवीजन बेंच ने क्या बोला कि साहब एंड द एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड बाय पर्सन अब्रॉड, ठीक है ना, and it should be entertained by the courts. तो बोले साहब एक बंदा बिल्कुल फाइल कर सकता है और कोर्ट को एंटरटेन करना पड़ेगा. क्लियर हो रहा है?
ये चीज किसने बोली? डिवीजन बेंच ने इस जजमेंट को ऑब्जर्व करते हुए। But it's necessary to know the applicant's location to correctly impose condition under section 438 of the CRPC. तो इन्होंने बोला कि साहब you can file application under for anticipatory bail, but court need to understand the exact situation where the accused is, ठीक है ना, एक्चुअली कि वो इंडिया में है कि वो बाहर है। क्योंकि अगर कोर्ट ये बोल देता है कि नहीं साहब इनकी खारिज की जाती है और इनको जाकर अरेस्ट किया जाए, इन दैट सिचुएशन authorities have no power to arrest that person because that person is not in India. Clear हो रहा है? So if court want, if any person want the court to decide the matter in a very literal sense, that definitely they have to inform कि साहब accused है कहाँ एक्चुअली। बात समझ आ रही है? तो इन्होंने बोला कि बिल्कुल एप्लीकेशन बिल्कुल फाइल कर सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आप इंडिया में नहीं हो तो आप एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते एंटीसिपेटरी बिल की, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन कोर्ट जो है मैटर को डिसाइड करते टाइम उनको ये पता होना चाहिए कि बंदा कहाँ है, तभी वो रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर पाएंगे या वो कोई भी गाइडलाइन इशू कर पाएंगे। बात समझ आ रही है? सो फाइनली the High Court said that the accused must make themselves available for police interrogation and must not leave the country without court permission. तो इन्होंने बोला कि साहब बहुत जरूरी होता है कि भाई during the interrogation, during the investigation, police have the right to interrogate the person, ठीक है ना, कि वो evidences collect करते हैं और आप जो है कोर्ट की परमिशन के बिना कोर्ट आप जो है देश छोड़ नहीं सकते। ये बेसिक कंडीशन होती है। अगर हम आपको अग्रिम जमानत दे रहे हैं, when court is, if the court is going to allow you the anticipatory bail, then definitely you need to fulfill the basic condition that you are cooperating with the interrogation. You are not supposed to leave the country without taking the court's permission. ठीक है ना? But if you are already in the foreign country, then how can these conditions can be imposed on the accused? So therefore, failure to disclose the whereabouts of accused person could lead to improper imposition of these conditions, making it crucial for such information to be presented transparently. तो उन्होंने बोला कि साहब अगर ये चीजें आप बताओगे ही नहीं कि भाई एक्यूज है कहां एक्चुअली, तो ये कंडीशंस कैसे इंपोज हो जाएंगी और इन कंडीशंस को बिना इंपोज किए एन एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन कैन नॉट बी इशूड। क्लियर हो रहा है? सो द केरला हाई कोर्ट डायरेक्टेड द हाई कोर्ट registry to add a mandatory field in the anticipatory bail application to indicate where the applicants are in India or abroad at the time of file. तो उन्होंने बोला कि साहब रजिस्ट्री को इन्होंने ऑर्डर इशू किया कि भाई कॉलम बढ़ाया जाए, उसमें लिखा जाए कि भाई इस समय पर एक्यूज हैं कहां। ये बहुत जरूरी है। सो दिस इज आवर पॉइंट नंबर 3। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। मीनवाइल वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा प्लीज। आगे बढ़ेंगे। In the point number 4, we are having Delhi High Court's judgment, in which the Delhi High Court said that courts need to be more stringent and cautious while dealing with the cases involving the trademark or copyright infringement of pharmaceutical products. So, the Delhi High Court said that as the matters are matters related to the intellectual property rights is very much important for every person. ठीक है ना? So these cases are frequently approaching the courts, ठीक है ना, like the trademark infringement, the copyright infringement, and it is the basic responsibility of the court to protect the intellectual property of the person. Clear है? तो while dealing with the specifically the court is talking about the pharmaceutical companies, pharmaceutical products, ठीक है ना, तो जो दवाइयां हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनसे जब भी बात डीलिंग की आती है, इन दैट केस द कोर्ट नीड टू बी मोर स्ट्रिंजेंट, ठीक है ना, और जब भी बात ट्रेडमार्क को कॉपीराइट की आएगी। क्यों ये बात बोली कि भाई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से ज्यादा ही आपको जो है कॉशियस रहने की जरूरत है। ये चीज बोली क्यों, देखेंगे इस केस में। इन द केस मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड, मैनकाइंड जो कंपनी है वो किसी के लिए भी अननोन नहीं है। इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है ना। वर्ड्स इज सनशिव हेल्थ टेक प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स, ठीक है ना। अब इस केस में हुआ क्या था? A petition was filed before the High Court by Mankind Pharma Limited, which complained that Sunshiv Health was selling a product, Calica P, that was deceptively similar and infringing on the trademark of Mankind Pharma, Caldikine and Caldikine P supplements. तो इन्होंने बोला कि साहब ये अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है by the Sunshiv Health, ठीक है ना, with the name of Calica P, which basically deceptively similar to their product, ठीक है ना। अब Mankind ने बोला सर हमारा ऑलरेडी प्रोडक्ट है Caldikine, उससे ये सिमिलर लग रहा है, दैट्स व्हाई वी अप्रोच दिस कोर्ट फॉर द ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। अब क्या हुआ? द मैनकाइंड सबमिटेड दैट इट हैड अडॉप्टेड द ट्रेडमार्क कैल्डिकाइन फॉर प्रिपेयरिंग कैल्शियम एंड जिंक कैप्सूल्स इन 2007। बोले साहब हम 2007 से हमने ये ट्रेडमार्क जो है ना वो ऑप्ट किया था, ठीक है ना। इन 2017 दे इंट्रोड्यूस अनदर वेरिएंट ऑफ कैल्डिकाइन अंडर द ट्रेडमार्क कैल्डिकाइन पी फॉर चिल्ड्रन। तो बोले साहब जब बच्चों की बात आई तो हमने उसके आगे पी लगाया, ठीक है ना, जिसके हमने उसको हम जो है इजीली अलग अलग कर पाए, ठीक है ना। और हमने 2017 में कैल्डिकाइन पी को ऑप्ट कर लिया।
Petitioner submitted that it came to know that these trademarks were being infringed upon by Sunship Health in September 2024. बोले साहब अभी हमको एक चीज पता चली एक महीने पहले कि ये जो सनशिफ्ट करके एक कंपनी है वो हमारे प्रोडक्ट से डिसेप्टिवली सिमिलर एक प्रोडक्ट बेच रही है विच अल्टीमेटली अफेक्टिंग आवर क्राउड एंड लाइक वो हमारी प्रॉफिट को हमारी जो लाइक वो है रेपुटेशन है ना उनको हम कर रहे हैं ठीक है ना. सो द हाई कोर्ट सेड दैट visually there is no iota of difference inter say the trade dress label artwork label trademark for the defendants calica p syrup from that of the plaintiff. तो इन्होंने बोला after looking into the like trade dress कि वो कैसा मतलब है like मानकर चलिए कि भाई कोई भी प्रोडक्ट अगर बेचा जाता है ना तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है किस तरीके से लिखा हुआ किस फॉन्ट साइज में क्या कलर यूज किया गया दैट शुड बी कंसीडर्ड एज ट्रेड ड्रेस ठीक है ना. इनका बोलना ये था कि साहब इसमें जो है ना वो बिल्कुल सिमिलर लग रहा है लेबल भी वैसा ही है आर्ट वर्क भी वैसा ही किया है आपने. अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को सेम बनाने की कोशिश करते हो उसका रेप्लिका बनाने की कोशिश करते हो ना कि भाई इसकी कंफ्यूजन में ये भी बिक जाएगी बात समझ आ रही है देन इट शुड बी कंसीडर्ड एज ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट. क्लियर है. तो यहां पर जब कोर्ट ने हाई कोर्ट ने उसको ऑब्जर्व किया तो हाई कोर्ट बोला कि साहब देयर इज नो डिफरेंस ट्रेड ड्रेस सेम है लेवल सेम है आर्ट वर्क सेम है ट्रेडमार्क जो है वो सेम लग रहा है तो that should be considered as deceptively similar product and in that situation only we are dealing with the trademark infringement or the intellectual property rights. तो IPR डील ही इन चीजों से करता है बात समझ में आ रही. if you are going to extract the benefit from others reputation then trademark infringement copyright infringement can be invoked. क्लियर है. तो इन्होंने क्या बोला therefore the likelihood of confusion is more since the defendants are also dealing in the same product. बोले साहब आप भी फार्मास्यूटिकल कंपनी से डील कर रहे हो सेम प्रोडक्ट आप लगभग सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो आप कहीं ना कहीं अफेक्ट तो करोगे तो बहुत बेसिक क्लियर हो रहा है. तो आप सेम ट्रेड चैनल यूज कर रहे हो टारगेटिंग द सेम सेट ऑफ कस्टमर्स. मानकर चलो कि मैं सेम ट्रेड ड्रेस होता आप जो है दवाइयां बेच रहे हो और मैं क्या बेच रहा हूं मानकर चलो कि मैं कोई लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर में हूं ठीक है ना. मैं क्या बेच रहा हूं इंजन ऑयल बेच रहा हूं ट्रेड ड्रेस सेम है कोई फर्क नहीं पड़ता. द क्राउड्स आर डिफरेंट. बात समझ में आ रही है. एक फार्मास्यूटिकल कंपनी और एक ऑटोमोबाइल कंपनी में डिफरेंस आदमी कर सकता है लेकिन इफ बोथ द पर्संस डीलिंग विद द फार्मास्यूटिकल कंपनीज ओनली देन इन दैट केस देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इफ द ट्रेड ड्रेस इज समहाउ सिमिलर. क्लियर है. देन इट शुड बी कंसीडर्ड एज डिसेप्टिवली सिमिलर. क्लियर है. सो एज द competing products are pharmaceutical preparations it would be in interest of the general public if proactive steps are taken for restraining the defendant. बोले साहब बहुत जरूरी है इस समय पर कोर्ट ने बोला कि अभी तो इनको रोकना पड़ेगा. So Delhi High Court while issuing restraint order, तो यहाँ पर restraint order, interim injunction issue करते हो क्या बोल Delhi High Court ने? In most of the cases which are basically related to the IPR, court बहुत जल्दी interim injunction issue करता है. Clear हो रहा है? तो Delhi High Court ने यहाँ पर injunction issue करते हुए क्या बोला? कि this court is to be more cautious and stringent while dealing with the matters relating to the such pharmaceutical products, since there is a likelihood of confusion arising in the minds of general public if the competing trademark design of the defendants are allowed to subsist or continue. बोले साहब फार्मास्यूटिकल कंपनीज में हमें ज्यादा चीजों को देखने की जरूरत है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा कॉमन है और कहीं ना कहीं ये लोगों की हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट कर सकती है. समझ में आ रही बात. अगर इस टाइप का प्रोडक्ट कोई बेच रहा है तो दूसरे की रेपुटेशन पर जो है लायबिलिटी किसी और पर नहीं आनी चाहिए. सो दिस इज द पॉइंट नंबर 4. आई होप दिस पॉइंट इज क्वाइट क्लियर. Okay, so let's jump on the point number 5. In the point number 5, we are having a very interesting judgment from the Delhi Consumer Dispute Redressal Commission, also known as the District Consumer Dispute Redressal Commission, DCDRC of Delhi. ठीक है ना. So Delhi Consumer Court ordered United India Insurance Company Limited to pay 5,000 rupees as compensation for mental agony and harassment suffered by a man. हमने ये चीजें कई बार सुनी है. मैंने लिटरली ये चीज सुनी है कि साहब if you want to claim insurance, medical insurance, then you have to admit for more than 24 hours. 24 घंटे से ज्यादा के लिए आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा. भाई हॉस्पिटल में भर्ती होना ये इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड नहीं करेगी, डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे. ठीक है ना. इवन हम भी डिसाइड नहीं कर सकते. लेकिन कई बार मैटर्स में मैंने भी ऐसा देखा है कि डॉक्टर जो है ना वो डिस्चार्ज नहीं कर रहे. क्यों? क्योंकि उनसे हमने ये बोल रखा है कि सर 24 घंटे से कम होगा ना तो फिर पेमेंट मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी और हमें खुद से भरना पड़ेगा, तो हमें 24 घंटे से ज्यादा डिस्चार्ज वो कर दो, क्या बोलते हैं, एडमिट कर दो. सो दिस कंडीशन इज नॉट वैलिड. तो एक बंदे ने जाकर केस फाइल कर दिया कि सर जो है इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड माई क्लेम जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट एडमिटेड फॉर मोर देन 24 आवर्स. ठीक है ना. तो इनके हिसाब से 24 घंटे से ज्यादा आप जब तक एडमिट नहीं होगे हम नहीं देंगे. सो इन दिस केस कंप्लेनेंट मूव
DCDRC Consumer Court alleging that despite having a valid insurance policy, his claim was unjustifiably denied by United India Insurance Company in respect of the hospitalization and treatment of his wife, who was rushed to BALK Max Hospital after suffering an acute stomach pain. उनको पेट में दर्द हुआ, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन जब बात मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम की आई, भाई पैसा जो लगा है हमारा, if any person is already having the policy of medical insurance, then definitely that person should expect that if in case of any like costing on the medical expenditure, that should be recovered from the medical insurance company. But medical insurance company तो मना कर दिया, ठीक है ना? So the insurance company argued that since the patient was hospitalized for less than 24 hours, they are quite straightforward. They clearly said that, sir, as per our policy, you have to be admitted in the hospital for more than 24 hours. बात समझ आ रही है? So the claim was rightly rejected. तो इन्होंने कोर्ट में भी ये चीजें बोली, सर 24 घंटे से ज्यादा नहीं थे एडमिट. How can we allow claim to such a person? Clear है? Complainant submitted that determination of the length of hospitalization is not within a patient's control, as discharge decision was taken by doctors. बोले साहब हमारा डिसीजन थोड़ी था डिस्चार्ज होना है कि नहीं होना, ये तो डॉक्टर बताएंगे. कोई पार्क, कोई वाटर पार्क तो था नहीं कि नहीं साहब 2 घंटे में अपनी मर्जी से घूम रहे हैं. ये हॉस्पिटल है भाई, ये इमरजेंसी सर्विसेज है, ठीक है ना? तो भाई अगर हम सही हो गए, जरूरत नहीं है, तो व्हाई शुड वी स्टॉप देयर, और क्यों हम वहां पर जो है रुककर वेट करेंगे, ठीक है ना? तो द कंडीशन व्हिच वाज इंपोज्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल. So he further submitted that various judgment wherein it was held that a 24 hours hospitalization is not mandatory for release of insurance claim. बोले साहब, इन्होंने बोला कि जो कंप्लेनेंट के साथ we have n number of judgment from Supreme Court of India as well, where the Supreme Court clarified that the mandate of 24 hours is not mandatory in nature, ठीक है ना, for release of insurance claim. अब यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट ने क्या बोला? The consumer court observed that the opposite party could not reject the claim by ignoring the material facts of ailment, emergent need, treatment, care, and recovery, since the term of 24 hours is general standard for all general geographical situation of the region country without subjective assessment of need in case. आप ये यूनिवर्सल जो है यूज नहीं कर सकते. समझ में आ रही कि नहीं? 24 घंटे तो होगा. बोले आप ये क्या क्या चीजें आपको देखनी जरूरी है? मटेरियल फैक्ट ऑफ एलिमेंट, फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट, कि भाई उनको हुआ क्या था, क्या जरूरत थी इनको, ठीक है ना, क्या ट्रीटमेंट हुआ, किस तरीके की केयर दी गई, रिकवरी इनकी कैसी हुई, ये मैटर कर रहा है, ना कि द मैंडेट ऑफ 24 आवर्स. बात समझ में आ रही है? सो दैट्स व्हाई द कंज्यूमर कोर्ट सेड दैट कि भैया इनको जो है ना, आप द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन अलाउड द कंप्लेनेंट एंड ऑर्डर्ड द इंश्योरेंस कंपनी टू रीइंबर्स 13,525 to the complainant and also pay him 5,000 rupees for mental agony and 3,000 as litigation costs. इन्होंने बोला कि भाई जो क्लेम बन रहा है वो तो देना ही देना है, 5,000 रुपए आपको कॉम्पनसेशन भी देने हैं फॉर मेंटल एगनी और 3,000 रुपए लिटिगेशन कॉस्ट. सो दिस इज द जजमेंट गिवन बाय द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन DCDRC. आई होप द पॉइंट इज क्वाइट क्लियर. मीनवाइल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. सी यू टुमारो एट द सेम टाइम 9 AM. And again we are going to discuss a very interesting points with you. So our basic intention for this session कि भाई हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लीगली अवेयर हो, आपको पता होना चाहिए कि हाउ वो जुडिशियल सिस्टम वर्क्स. क्लियर हो रहा है? कैसे काम करता है, किस टाइप के केसेस डील होते हैं, हम क्या डे टू डे केसेस को लेकर कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं. अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, एनी पर्सन इज वायलेटिंग योर फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, प्लीज इन्फॉर्म द कोर्ट, ठीक है ना, about the situation, और court definitely आपको इसमें help करेगी. So thank you so much for today. Thank you Srishti, thank you so much guys for attending this session. कल फिर मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ. तब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए. My name is Varun Sir, and today we covered the legal news analysis session of 14th of October 2024.